हेलो, वेलकम टू आरके केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम एटॉमिक साइज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो जो है इंटर से लेकर के बीएससी तक के स्टूडेंटों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी जो है इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आईआईटी, नीट, इन सब में जो है यह टॉपिक जो है पूछा जाता है। पहले हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। अब मान लीजिए इसमें जो है हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ये हो जाएगा 281। तो इसमें क्या होगा, इसमें इसका न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस का चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है। इसके नेक्स्ट सेल में जो है आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके नेक्स्ट सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और जो नेक्स्ट सेल होगा यानी आउटर मोस्ट सेल जो इसका होगा, उसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें जो है आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। तो इसमें जो एटॉमिक रेडियस होता है, या जो डिस्टेंस है आपके न्यूक्लियस के सेंटर से और जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। यानी यह क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है। बाय क्वांटम थ्योरी प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि जो एटम का होता है, इसका एटम डज नॉट हैव वेल डेफिनिट बाउंड्री। मतलब एटम का कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होता है, यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो नेवर जीरो होता है। नेवर जीरो होता है। इवन लार्ज डिस्टेंस, यानी लार्ज डिस्टेंस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। यानी जो है आपका इसका डेफिनेट बाउंड्री नहीं होता है एटम का। इसलिए न्यूक्लियस से आप कितना भी दूरी पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को पता करेंगे तो वह कभी जीरो नहीं होता है। ठीक है। इसलिए जो है आपका एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस डज नॉट कैलकुलेट एग्जैक्ट। इसलिए एटॉमिक रेडियस को जो है हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। तब क्या करते हैं, इसका जो है हम इफेक्टिव साइज लेते हैं, यानी एटॉमिक रेडियस टेकन इन इफेक्टिव साइज। इसका मतलब क्या होता है, इफेक्टिव साइज का मतलब, इसका मतलब यह होता है कि दो एटम अगर हैं और आपस में बॉन्डिंग सिचुएशन में हैं,
तो जितना ज्यादा क्लोजेस्ट अप्रोच कर सकते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच, जितना ज्यादा क्लोजेस्ट अप्रोच कर सकते हैं उस समय उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम जो है एटॉमिक रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी अगर दो एटम बॉन्डिंग सिचुएशन में होते हैं तो उनका जो क्लोजेस्ट अप्रोच होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को एटॉमिक रेडियस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, सो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस कैन बी, मतलब ये होता है, पहला होता है कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए दो आपके एटम हैं, एक एटम आपका ए है, दूसरा एटम बी है, या दोनों एटम सेम हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है, अगर उसका हाफ कर दिया जाता है तो वो कोवैलेंट रेडियस होता है। यानी कोवैलेंट रेडियस जो होगा यानी कोवैलेंट रेडियस जो होगा आर कोवैलेंट बराबर हो जाएगा हाफ ए बी। ठीक है, यानी इसका डेफिनेशन होगा इट इज 1/2 डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई of atom, nuclei of atom bonded single covalent bond, single covalent bond। यानी अगर दो एटम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनके न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है अगर उसका हाफ कर दिया जाता है तो उसको कहा जाता है रेडियस कोवैलेंट। ठीक है, अब ये जो एटम है ये दो तरीके के हो सकते हैं। ये जो सिचुएशन था ये होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक के लिए था, होमो न्यूक्लियर, क्योंकि इसमें दोनों एटम जो हैं सेम है। डाई एटॉमिक होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ है, इसी को बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, यानी आर कोवैलेंट बराबर क्या हो जाएगा, आर कोवैलेंट बराबर हाफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब अगर हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल रहेंगे इफ हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स अगर ये होंगे तो इसमें दो सिचुएशन होगा, इफ ए एंड बी हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इस केस में क्या होगा कि जो डिस्टेंस ए एंड बी के बीच का होगा वह आर ए प्लस आर बी होगा। ठीक है, यानी अगर एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है तो उसका ए एटम का रेडियस और बी एटम का रेडियस का जो योग होगा वह डिस्टेंस ए और बी होगा। और अगर आपका ए एंड बी हैव नॉट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा
ए और बी का, वह हो जाएगा आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 काई ए माइनस काई बी। इसको दिए थे गिवन बाय शूमेकर एंड स्टीवेंसन। ये दो वैज्ञानिक मिलकर के इस फार्मूले को दिए थे कि अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए और बी का सेम नहीं है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है। अब इसमें आर ए क्या है? आर ए आपका एटॉमिक रेडियस है, आपका एटम ए का, बी का एटॉमिक रेडियस बी का है, और काई ए और काई बी क्या है? ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके एटम ए के और बी के हैं। ठीक है। अगला जो दूसरा रेडियस है ये होता है क्रिस्टल रेडियस। क्रिस्टल रेडियस, इसमें क्या होता है? अगर एक क्रिस्टल के एटम ए और बी, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो इनका इंटरन्यूक्लियर का जो डिस्टेंस का हाफ होता है उसको जो है क्रिस्टल यानी हाफ ए बी। ठीक है। यानी इसका डेफिनेशन हो जाएगा इट इज वन हाफ डिस्टेंस between two nuclei of adjacent atom in metallic closed pack crystal lattice। यानी अगर मेटेलिक क्लोज पैक क्रिस्टल लैटिक्स है तो उसमें दो मेटल आइटम के बीच का डिस्टेंस का अगर हाफ कर दिया जाता है तो उसको क्रिस्टल लैटिक्स कहा जाता है। ठीक है। अगला होता है आपका वंडर वाल रेडियस। वंडर वाल रेडियस, इसमें क्या होता है? इसमें मान लीजिए आपके दो मॉलिक्यूल हैं, मान लीजिए दो मॉलिक्यूल हैं, एक आपका X है और एक आपका H है। ठीक है। ये आपका H है, ये आपका X है। ये X है, ये H है। ठीक है। यहाँ X क्या है? हैलोजन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। तो इसमें जो इस आइटम और इस आइटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका अगर हाफ कर दिया जाता है, मान लीजिए इसको हम लिख देते हैं A और इसको लिख देते हैं B, तो यानी अगर ये हाइड्रोजन आइटम का हम लेते हैं, इसमें और रेडियस निकालना होगा तो ये हो जाएगा हाफ AB। ये किसका होगा? R वंडर वाल रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आइटम इन HX मॉलिक्यूल। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको X का निकालना होगा वंडर वाल रेडियस, तो ये डिस्टेंस लेंगे, इसका हाफ ले लेंगे। तो मान लीजिए C और D है, तो इसको अगर हाफ करते हैं C और D का
तो ये हो जाएगा आर वंडर वाल रेडियस ऑफ यक्स एटम इन HX मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसका डेफिनेशन क्या होगा, यह होगा इट इज 1/2 इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट atoms of two nearest molecules of substance in solid, यानी सॉलिड में जो सॉलिड के जो सब्सटेंस हैं उनका जो मॉलिक्यूल्स है उनके नियरेस्ट एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस का हाफ होता है वही आपका वंडर वाल रेडियस होता है। ठीक है, अब जो रेडियस निकालने का फार्मूला होता है ये होता है Rn बराबर n स्क्वायर A0 Z स्टार। ठीक है, यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ सेल है, A0 क्या है, तो इसको कहा जाता है बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पर जो Z स्टार है इसको कहते हैं आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसका डिस्कस जो है हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, और n क्या है, नंबर ऑफ सेल है। तो अब रेडियस का सिचुएशन जो है पीरियड में और ग्रुप में क्या होता है उसके बारे में, वेरिएशन इन पीरियड। तो पीरियड मान लीजिए सेकंड पीरियड है, तो सेकंड पीरियड में कौन कौन से हैं एलिमेंट, पहला होता है लिथियम, दूसरा आपका बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, इसका Z यानी एटॉमिक नंबर इसका 3 है, इसका 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, इसका Z स्टार प्रीवियस वीडियो में हम इसका Z स्टार निकाल चुके हैं, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल चुके हैं। तो आप जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं Z स्टार का वैल्यू जो होता है ये इंक्रीज करता है। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ सेल तो सब जो है सेकंड पीरियड के हैं, इसलिए सबका वैल्यू 2 होगा, यानी ये जो है कांस्टेंट है। ठीक है, अब रेडियस, तो रेडियस इसमें कोवैलेंट अगर लिया जाए तो कोवैलेंट रेडियस क्या होगा, अब इसमें देख रहे हैं इस फार्मूले से n का वैल्यू कांस्टेंट है, A0 भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि R जो है एंटी प्रोपोर्शनल Z स्टार। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर Z स्टार यानी Z इफेक्टिव का मान जो है अगर इंक्रीज करता है तो रेडियस का वैल्यू क्या होना चाहिए, डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ये रेडियस जो है डिक्रीज करता है। ठीक है, बट होता क्या है, जो फ्लोरीन है और जो नियॉन है ये इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस में जो है आपका रेडियस कोवैलेंट नहीं पाया जाता है, इसमें वंडर वाल रेडियस पाया जाता है, वंडर वाल रेडियस होता है। ठीक है, तो इसका रेडियस वंडर वाल रेडियस, फ्लोरीन का जो रेडियस होता है 72 पिकोमीटर और इसका रेडियस 160 पिकोमीटर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नियॉन में जो है वंडर वाल रेडियस पाया जाता है, इनर्ट गैस है, और फ्लोरीन में जो है आपका कोवैलेंट रेडियस पाया जाता है।
तो जो आपका सीक्वेंस होता है, सबसे ज्यादा रेडियस जो है वंडरवाल का होता है, वंडरवाल का होता है। उसके बाद क्रिस्टल का होता है, उसके बाद जो है कोवैलेंट का होता है। ये सीक्वेंस है, ठीक है। तो नियान यानी जितने भी इनर्ट गैस हैं उस सब में जो है वंडरवाल रेडियस पाया जाता है, इसलिए इनका रेडियस जो है ज्यादा होता है, ठीक है। अब जो हम देखते हैं वेरिएशन इन ग्रुप। वेरिएशन इन ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। अब इनका एटॉमिक नंबर यानी जेड का वैल्यू, इसका 3 होगा, इसका 11, 19, इसका 37, 55, 87, ठीक है। अब इनका जेड स्टार का वैल्यू, तो जेड स्टार का वैल्यू इसका लिथियम का होता है 1.32, बाकी सब का 2.22 होता है। होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ सेल, ये सेकंड सेल में है 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो इसमें फार्मूले से अभी हमने आपको बताया था कि आर्यन बराबर होता है एन स्क्वायर A0 जेड स्टार, ठीक है। तो इसमें जो जेड का वैल्यू है, इसमें जेड का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। जेड स्टार का वैल्यू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। A0 जो है ये भी कांस्टेंट है, यानी इसमें आर्यन प्रोपोर्शनल होगा एन स्क्वायर। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रेडियस क्या हो जाएगा, अप टू डाउन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे, सेल की संख्या बढ़ेगी, तो रेडियस भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि आपको थर्ड पीरियड के एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस का कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो थर्ड पीरियड में एलिमेंट कौन कौन से हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया है कि पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, सोडियम का होगा, फिर मैग्नीशियम का होगा, फिर एल्युमिनियम का, फिर सिलिकॉन का, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर और फिर क्लोरीन का। और इसमें जो आर्गन है ये इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस में क्या पाया जाता है, वंडरवाल रेडियस पाया जाता है, इसलिए इसका रेडियस जो है सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है थर्ड पीरियड का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लिथियम एलिमेंट है, इसका रेडियस जो है आपका दिया है 1.23 एंगस्ट्रॉम, इसके जेड स्टार यानी जेड इफेक्टिव का मान निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला बताए हैं हम, आर एन इक्वल टू क्या होता है, एन स्क्वायर A0 अपॉन जेड स्टार, ठीक है। तो आर एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर एन का वैल्यू दिया हुआ है 1.23 और लिथियम किस पीरियड में है, सेकंड पीरियड में है, तो 2 का स्क्वायर और ये है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो जेड स्टार का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे, जेड स्टार का वैल्यू आ जाएगा 1.72 एंगस्ट्रॉम। ओके, आई होप आप लोगों को एटॉमिक रेडियस समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।